और खबर तफसील से 150 रुकनी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन 1 दिसंबर को होने जा रहा है। पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के आखिरी दिन बल्दी दफातर पर हुजूम देखा गया। आखिर वक्तों में सियासी पार्टियों के दफातर में गहमा गहमी देखी गई। पार्टी उम्मीदवारों ने अपने कारकुनों के साथ जोशो खरोश से पर्चे नामजदगी दाखिल किए। कल पर्चे नामजदगियों की जांच होगी और 22 नवंबर को नॉमिनेशन वापस लिए जा सकते हैं। इस बार जीएचएमसी इलेक्शन के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस शहर के हसास इलाकों में मार्च कर रही है। एमआईएम जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी हल्के करमागुड़ा की उम्मीदवार के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए बल्दी दफ्तर सरदार महल पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर यासर अरफात और दीगर मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि पर्चे नामजदगियों के इदखाल के साथ ही पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया है। एमआईएम डोर टू डोर आवाम से मुलाकात करेगी। आज दाखिल कर दिए गए, आज ही से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी जाएगी। सदर साहब की हिदायत पे पैदल दौरे, जलसे, ग्रुप मीटिंग, जो भी इंतखाबात के लवाजिमात है, जो तरीक़ेकार है, उसके लिहाज से काम का आगाज़ हो चुका है। काम जारी रखेंगे, डोर टू डोर जाकर वोटरों में तरफ पैदा करेंगे। इंशाल्लाह हमारा काम है कि हम पोलिंग के परसेंटेज को बढ़ाएं और भारी अक्सरियत से मजलिस उम्मीदवार को कुरमागुड़े से कामयाब करें। मजलिसी रुकन असम्बली चार मीनार मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान की क़यादत में मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और परवीन सुल्ताना अहलिया मोहम्मद गौस ने बेतरतीब शाह अली बंडा और नासी बाजार डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से सिटी कॉलेज में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह कि मोहम्मद गौस एक दिन पहले ही कांग्रेस से मजलिस में वापस हुए हैं। हल्का असम्बली बहादुरपुरा से एमआईएम ने 6 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। एमआईएम के उम्मीदवारों ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा के साथ पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली मौज़म खान ने दावा किया कि बहादुरपुरा असम्बली के तमाम बल्दी डिवीजन से एमआईएम के उम्मीदवार कामयाब होंगे। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने नए शहर के इलाके इरागड्डा का दौरा किया। असद अवैसी ने सुल्तान नगर में नमाज जुमा अदा की, आवाम से मुलाकात की और नामजदगियों के इदखाल के साथ ही एमआईएम ने इंतखाबी तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया है। एमआईएम ने पुराने शहर के अलावा नए शहर में भी अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। मजलिस बचाओ तहरीक ने आजमपुरा बल्दी डिवीजन से तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद अमजदुल्ला खान खालिद की अहलिया अस्मा खातून को उम्मीदवार बनाया है। अस्मा खातून ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अस्मा खातून ने आजमपुरा डिवीजन से अपने पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर अमजदुल्ला खान खालिद और एमबीटी के दीगर लीडर मौजूद थे। एमबीटी सपोर्टेड कैंडिडेट की तरफ से नॉमिनेशन सभी फाइल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा साबिका रिकॉर्ड देखते हुए आजमपुरे की आवाम भारी अक्सरियत से अस्मा खातून को कामयाब करेगी। एमबीटी जो है 1992 से रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, स्टेट इलेक्शन कमीशन में। यूनाइटेड आंध्रा जब तक था, हम जब तक भी इलेक्शन लड़े, तेलंगाना अलग होने के बाद में हालिया 2016 का जो इलेक्शन वो भी हम लड़े। हमारी बगैर इत्तला के हमारे को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। रिसेंट तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने आज चार मीनार के पास वाक़े भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। बंडी संजय ने टीआरएस की जानिब से बीजेपी पर सैलाब मुतासरीन की रकम रोकने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने गुज़श्ता रोज तेलंगाना के वज़ीर आला से मंदिर आकर इस मामले पर वजाहत करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला प्रोपेगेंडा के जरिए बीजेपी की इम्कानी जीत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जीएचएमसी के रायदहिंदों से वादा किया, अगर बीजेपी का मेयर मुंतखब होता है तो बीजेपी सैलाब मुतासरा फी खानदान में 25,000 रुपये मुआवजा देगी और साथ ही मकानात की मरम्मत की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में बीजेपी किसी से इत्तेहाद नहीं करने का रियासती पार्टी सदर बंडी संजय के ऐलान के 2 दिन बाद ही बीजेपी के सीनियर लीडर लक्ष्मण और किशन रेड्डी ने आज जनसेना पार्टी सरबराह पवन कल्याण से मुलाकात की
और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी और लक्ष्मण ने बीजेपी उम्मीदवारों की तायीद करने की अपील की। मुलाकात के बाद जनसेना पार्टी के बानी और सदर फिल्म स्टार पवन कल्याण ने भी बीजेपी उम्मीदवारों की तायीद करने का ऐलान किया और अपने तमाम उम्मीदवारों को नामजदगियां वापस लेने का मशवरा दिया। జెరాక్స్ కదా ఇది మద్దతు ఈసారి మటుకు మనం ఉపసంహరించుకొని భారతీయ జనతా పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటాం. తప్పకుండా ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో మరి మార్పు తీసుకొస్తారు. ఆ మార్పు భారతీయ జనతా పార్టీతో సాధ్యమవుతుంది. దాంట్లో జనసేన కూడా పూర్తి స్థాయిలో భాగస్వామ్యం అవుతుందని చెప్పి భావిస్తా ఉన్నాను. और आइए जीएचएमसी इंतखाबात को लेकर आज क्या गहमा गहमी रही और जिस तरह से पार्टियों के बयानात और तजाद सामने आ रहे हैं, इस वक्त पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अनीसुर रहमान हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। अनीसुर रहमान, जीएचएमसी का इलेक्शन काफी दिलचस्प होने जा रहा है। पार्टी का जो सदर है एक बयान देता है, उसके बाद फौरन उसके जो है तजाद काम हो जाता है। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी के सदर ने कहा था कि हम किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। हर एक तरफ टीआरएस ने कहा कि हमारा किसी से इत्तेहाद नहीं है, वो एमआईएम को हराने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसा तजाद क्यों है कि आज लक्ष्मण और जी किशन रेड्डी फिल्म स्टार पवन कल्याण से मिलते हैं, अपने कैंडिडेट को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तायीद करने की बात कर रहे हैं बीजेपी की। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के बीच? अनीसुर रहमान जी, देखिए जो हाल ही में तेलंगाना में जो ज़मीनी इंतखाब हुआ था जी, उसके बाद तेलंगाना में बीजेपी का मोराल काफ़ी बढ़ गया था। ख़ास तौर पर इसका जो है एक बड़ा क्रेडिट बीजेपी के नए सदर बंडी संजय को दिया जा रहा था। उसके बाद ये देखा गया कि जो पुराने साबिक़ा जो लीडर्स हैं उनसे कुछ जो है इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखने में आया आज जब बंडी संजय एक बहुत बड़ा जो है वो जो है उनके हिसाब से एक काम करने जा रहे थे, चार मीनार गए थे वो वहाँ पर, लेकिन उस सिलसिले में जो पार्टी के सीनियर लीडर्स थे जी, उनसे उनको कोई मदद नहीं मिली और वो ये भी कह रहे थे कि हम किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, किसी से मुफाहमत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद दो सीनियर जो लीडर्स हैं वो पवन कल्याण से मुफाहमत करने चले गए। ये आज काफ़ी जो है हैदराबाद में सियासी हलकों में ये बात काफ़ी जो है तस्करे में रही। मेरे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और एक्टिविस्ट अतहर मोइन साहब मौजूद हैं। अतहर भाई, आज जो बीजेपी के खेमे में जो कुछ हो रहा है, दो वाक़यात हुए, एक चारमीनार के पास और एक पवन कल्याण के घर पर, आप इसको किस तरह देखते हैं? दरअसल बात यह है कि अगर हम जो कुछ हो रहा है उस पर नज़र डालें तो दो बातें सामने आती हैं। एक ये कि पार्टी के कायदीन तशख़्ख़ुस के बहरान का शिकार हैं और दूसरा ये है कि पार्टी के जो कायदीन हैं वो ज़ाती मफादात को तरजीह देने लगे हैं पार्टी के मफादात पर। नतीजे में पार्टी की तरजीहात पसे पुश्त रह जाती हैं और इसके नतीजे में पार्टी के कायदीन में ताल्लुकात का जो राब्ते का जो है वो बहरान पैदा होता है और ये सब कुछ आज हमको देखने को मिल रहा है। जी, एक और जो बीजेपी के लीडर हैं, काफ़ी अहम शख्सियत हैं, एमएलए हैं, राजा सिंह, वो कई लोगों के साथ नज़र नहीं आते। ये आप इसको किस तरह देखते हैं? यही वजह है कि ये बीजेपी के कायदीन नहीं चाहते कि कोई उनसे बढ़कर पार्टी की आला क़यादत के सामने उनका ख़द बड़ा हो जाए। ये इसी वजह से ये लोग एक दूसरे के पैर कतरने लगे हैं और इसका नतीजा यही होगा कि जब कभी ज़ाती मफादात टकराने लगेंगे तो ये लोग पार्टी के मफादात को फरामोश कर देंगे और ये साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी में यही कुछ होता आ रहा है। इससे पहले भी राजा सिंह ने बहुत से कोशिशें की, बल्कि जब बीजेपी के सदर थे उनके हल्के असम्बली में दौरा करते थे उस वक्त भी राजा सिंह को मद्दू नहीं करते थे। पार्टी की ब्लैक लेवल पर जो नुमाइंदे वो रुकने साजी मुहिम हुई और ऐसा पार्टी कायदीन को नामजद किया गया था, उस वक्त भी राजा सिंह से मशवरा नहीं किया गया। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि पार्टी में कुछ कायदीन हैं जो नहीं चाहते कि दूसरे कायद उनकी जगह ले या उनसे बढ़ जाए। और एक और मसला मैं महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ पे ज़ात पात का भी बहुत बड़ा बहरान है कि बीजेपी क़यादत में और पार्टी लेवल पर आला ज़ात और जो अदना ज़ात का अभी भी वहाँ पे फ़र्क महसूस किया जा सकता है। जिलानी, मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। अथर मोइन से ये भी जानने की कोशिश करिए कि बीजेपी में
बीजेपी में अब 3 हिस्से हो गए हैं, एक बंडी संजय, किशन रेड्डी और लक्ष्मण एक तरफ, दूसरी तरफ है राजा सिंह। इतनी पार्टी में एक तरह से फूटी कहिए, तकसीम हो रही पार्टी। तो ऐसे में टीआरएस और एमआईएम के बीच जो दोस्ताना मुकाबला पहले हुआ करता था, कहते भी थे ये लोग, क्यों दोस्ताना मुकाबला इस बार देखने को नहीं मिला टीआरएस और एमआईएम में खासकर? जी जी जिलानी ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आपने कहा कि ये तकरीबन 3 हिस्से हो चुके हैं और टीआरएस और मजलिस में एक तरह की जो है मुफाहमत है, तो ये इनको इससे किस तरह का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये आपको किस तरह इसको किस तरह देखते हैं? यकीनन बीजेपी के हौसले बुलंद हुए थे और वो चाहती थी कि टीआरएस के साथ साथ बीजेपी एमआईएम पर भी हमला करे और एमआईएम के तवस्सुस से टीआरएस को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है पार्टी में, देखने से ऐसा लगता है कि टीआरएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक रही बात टीआरएस और मजलिस में दोस्ती ना होने की, ये भी एक सियासी चाल है, ये सिर्फ ज़बानी है, लेकिन दोनों पार्टियों में यकीनन जो दोस्ती है और वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते आ रहे हैं। और कल मीट द प्रेस में केटीआर ने कहा था कि हम जो है हैदराबाद में बहुत शिद्दत से लड़ेंगे, फिर आज असदुद्दीन अवैसी जो है बोराबंडा चले गए। अब ये क्या सिर्फ दिखावा है? ये दिखावा नहीं है, ये एक्चुअली जहाँ पे आज असद साहब गए वो सीट उन्हीं की बिलोंग करती है। उसी तरह दूसरी जगहों पर भी टीआरएस है, जैसा अंबरपेट है, अब जहाँ पर मजलिस ने वहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो इससे साफ जाहिर है कि ये दोनों बज़ाहिर है जो, चूँकि बीजेपी टीआरएस को निशाना बना रही है मजलिस को लेकर कि मजलिस अगर टीआरएस को वोट देंगे तो मजलिस का मेयर आ जाएगा, इस तरह की जो बातें आ रही है, तो उससे राय दहिंदों के जहन को साफ करने के लिए केटीआर ने कहा, बात तो कही है कि दोस्ती नहीं है और दोनों मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला वाकई वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। एक और चीज़ जो पूरे शहर में तस्करा हो रहा है कि अगर बीजेपी जीतेगी, बीजेपी ने दावा किया है कि जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनको 25,000 रुपये का जो है मुआवजा दिया जाएगा, जबकि बीजेपी स्टेट में पावर में नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन है अगर जीएचएमसी पर बीजेपी का कब्जा हो भी जाता है तो क्या वो मुतासरीन को 25,000 रुपये दे सकती है? नहीं, ये तो सिर्फ ख्वाब है कि बीजेपी हैदराबाद बल्दिया पर बीजेपी का कब्जा होगा, इसलिए कि हमको सिचुएशन को, स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। देखिए, सिर्फ 150 कारपोरेटर्स ही मेयर को मुंतखब नहीं करते, इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो टीआरएस के पास 38 है और एमआईएम के पास तकरीबन मिलाकर दोनों मिलाए तो 48 हो जाते हैं। तो ये उनके पास तो तकरीबन 50% तो ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है। और रही बात अगर ऐसी सूरत में होती है तो बीजेपी को तकरीबन 100 से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करना पड़ता है, जो नामुमकिन है, जबकि टीआरएस ने इससे पहले 99 और एमआईएम ने 44 नशिस्तें जीती। अगर ये मान लिया भी जाए कि दोनों के 50-50 नशिस्तें खत्म भी होती तब भी बीजेपी का मेयर बनना मुमकिन नहीं है। तो ये सिर्फ वोटर्स को गुमराह करने के लिए है, लेकिन हकीकत में मेयर नहीं बन सकता और ना ही जीएचएमसी ऐसा करेगी तो रेजोल्यूशन ऐसा कोई पास हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई। जी जिलानी, ये सूरत हाल थी, आज आखिरी दिन था और नामिनेशन जो है नामजदगियाँ दाखिल करने का काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियाँ दाखिल की। कहा जा रहा है कि 1000 से ज़ायद जो है नामजदगियाँ दाखिल हुई हैं। आज रात देर गए या कल सुबह तक ये मालूम हो जाएगा कि कितनी जो है एग्जैक्टली नामजदगियाँ दाखिल की गई। जी अनिस रहमान, एक छोटा सा सवाल ये है, बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम, कांग्रेस कहीं खो गई है, कांग्रेस की क्या सूरत हाल है? क्योंकि मोहम्मद गौस की हम बात करें तो कांग्रेस के लीडर बीजेपी की तरफ ज्यादा जो है झुकाव दिख रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस की पोजीशन सियासी तौर पर क्या है इस इलेक्शन में? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम लोग जो सदर दफातर थे पार्टियों के, वहाँ पर हमारा जाना हुआ, तो इस बार सबसे कम अगर कहीं हजूम था तो वो कांग्रेस के दफ्तर पर। तो ये एक तरह से कहा जा रहा है कि एक रिफ्लेक्शन है कि किस पार्टी में कितना जोश है इंतखाबी जंग में जाने के लिए। जी, तो जब हमने बात की जो उम्मीदवार जो लोग टिकट की जो है को हासिल करने की कोशिश में थे, उनसे जब बात की कि भाई आप यहाँ क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे जो इंचार्ज हैं हम उनके घर पर हैं और वहीं इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो पुराना स्टाइल है कांग्रेस का, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को के जो कारकुन हैं और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनमें एक तरह से जोश पैदा करने में कहीं ना कहीं रखना डाल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। जिला जी
बिल्कुल अनीस रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तफसील के लिए। बहरहाल आज आखिरी दिन था नामजदगी दाखिल करने का। इंतखाबात में क्या तस्वीर जीएचएमसी की साफ होती है और किस पार्टी को कितना इसमें मुकाबला देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ेंगे। पर्चे नामजदगियों के अदखाल के साथ ही तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस जीएचएमसी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों में बी फॉर्म तकसीम कर रही है। तेलंगाना भवन में पार्टी के 150 उम्मीदवारों में बी फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं। इस तकरीब में पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव, सेक्रेटरी जनरल के केशव राव और दीगर मौजूद हैं। ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో ముఖ్యమంత్రి గారి బడ్జెట్ లో భాగంగా మీకు తెలియజేస్తూ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में अहम जमातों की जानिब से खुसूसी गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मुहिम में रत इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खुसूसी गाड़ियों में उम्मीदवार के साथ पार्टी के दीगर लीडरान इंतखाबी तशहीर कर सकते हैं। वाज़ेह कि रत वोटर्स के लिए खुसूसी तवज्जो के मरकज होते हैं। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए इन रतों की तैयारी में तेजी पैदा हो गई है। 1 दिसंबर को रायदही होगी। सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम को मौसर बनाने की कोशिश कर रही हैं। भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तेलंगाना के जिला नारायणपेट की दरगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद तकी सब्ज पोश कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकारीब का आगाज 25 नवंबर से शुरू होगा। उर्स तकारीब 28 नवंबर तक हस्ब रिवायत अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद किए जाएंगे। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी ने बताया कि रवा बरस कोरोना वबा के पेश नज़र उर्स तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। उर्स के मौके पर कोविड-19 की शराइत व ज़वाबित का लिहाज रखा जाएगा। वबा के पेश नज़र हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चंद शराइत व ज़वाबित का लिहाज रखते हुए तमाम उर्स तकारीब सादगी के साथ मनाई जाएंगे। जो दुकानात लगाई जाती थी वो इस साल नहीं होंगे। दरगाह शरीफ पर न्यास ना करें बल्कि अपने अपने घरों में फातिहा खानी का एहतमाम करें। इस साल जिलाफ मुबारक के जुलूस भी ना निकालें। दूर दराज मकामात से ज़ायरीन शिरकत की जहमत ना करें। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।